हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। फ्रेंड्स, आरआरबी कांस्टेबल एग्जाम 2025 से 4 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है और हमें कुछ ऑथेंटिक और रियल प्रश्न मिल चुके हैं दोस्त। अगर आने वाले दिनों में आपका भी एग्जाम है तो आप इस नंबर पर रियल क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। और एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके शिफ्ट में पूछा है। पहला क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने साल 1848 में कहाँ पर महिला शिक्षा के लिए देश का पहला बलिदान विद्यालय खोला था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, पुणे में। कुछ जरूरी बातें हैं उनको थोड़ा जान लेते हैं। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने साल 1848 में पुणे में महिला शिक्षा के लिए देश का पहला विद्यालय खोला था। सावित्रीबाई इस विद्यालय की पहली शिक्षिका थी। ठीक है, इनके योगदानों के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। इनको योगदान में से एक ये भी योगदान है, सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, और उन्होंने लड़कियों और समाज के बहिष्कृत हिस्सों को लोगों को शिक्षा देने में अग्रणी भूमिका निभाई। सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर लकड़ियों के लिए 18 स्कूल खोले। ठीक है, उन्होंने कामकाजी समुदाय की महिलाओं और बच्चों के लिए एक नाइट स्कूल खोला और पूरे महाराष्ट्र में गरीब छात्रों के लिए 52 मुफ्त छात्रावास स्थापित किए। बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चलाया। अपने बेटे यशवंतराव के साथ मिलकर प्लेग के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल खोला था। ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। यह एक सामाजिक सुधार समाज था। इसका मकसद था कि समाज में सामाजिक बदलाव लाया जाए और वंचित समूह को शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिलाया जाए। ठीक है, और देखिए जब बात हुआ है सत्यशोधन का, तो सत्यशोधन की समाज की स्थापना के बारे में कुछ बातें हैं वो भी जान लेते हैं। हो सकता है आपके आने वाले दिनों में जो एग्जाम है उनमें पूछ सकता है। इस समाज ने महिला, शूद्रों और दलितों के उत्थान के लिए काम किया। इस समाज ने सामाजिक मानदंडों के तौर पर जातिवाद और अस्पृश्यता के विरोध किया। ठीक है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। इस समाज ने किफ़ायती विवाह, अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह को खत्म करने की वकालत की। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त जो आपके शिफ्ट में पूछा है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। और कुछ बातें हैं तो जानते हैं। अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। ये डेट याद रखिएगा, 1875। यह आदर्श वाक्य किरवंतो विश्वम आर्यम, इसका मतलब होता है इस दुनिया का महान बनाए। ठीक है, इस दुनिया को महान बनाए के साथ बनाया गया था। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का उद्देश्य वैदिक ज्ञान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाकर समाज में सुधार करना था। और जान लेते हैं, आर्य समाज के एक असरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकारी में विश्वास के आधार पर मूल्य को बढ़ावा देता है। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। वे एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक थे। वह 1876 में भारतीयों के लिए रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले भारतीय थे जिसकी मांग बाद में लोकमान्य तिलक ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है जो इसी शिफ्ट में पूछा है, बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बांगर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी रेतीली दोमट मिट्टी होती है। यह बाढ़ में से कम प्रभावित होती है। बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है। अब बांगर मिट्टी की जो विशेषताएं हैं, क्वालिटी है, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। बांगर मिट्टी की ऊंचाई वाले क्षेत्र में होती है। जो सबसे ज़्यादा ऊंचा क्षेत्र होता है वहाँ पर ज़्यादा ये बांगर मिट्टी पाई जाती है। बांगर मिट्टी नदी से दूर होती है। ठीक है, ये नदी के नज़दीक नहीं, नदी के दूर होती है। बांगर मिट्टी बजरी की उपस्थिति के कारण कम उपजाऊ होती है। ठीक है, अब देखते हैं रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी, प्रश्न है रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका सही देखिए, रेतीली, लवणीय, क्षारीय और चाकली मिट्टी ये सब पाई जाती है। आपके ऑप्शन में क्या था ये आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। हमें ये नहीं मालूम कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन जो है ये हमें प्रोवाइड किया गया है छात्रों के द्वारा। रेगिस्तान में कुछ फैक्ट्स हैं। रेगिस्तान में रेतीली, लवणीय, क्षारीय और चाकली कली यानी चुनेदार मिट्टी पाई जाती है। रेगिस्तान की मिट्टी को शुष्क मृदा या मरुमृदा भी कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान की मिट्टी की खासियत जान लेते हैं। रेगिस्तानी मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। रेगिस्तानी मिट्टी में फास्फेट के जो स्तर होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। फास्फेट की मात्रा जो होती है वो अधिक होता है और नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है कम होती है। रेगिस्तान की मिट्टी में नमी और ह्यूमन की कमी होती है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि और कम पानी में सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो आपका ऑप्शन था बाजरा। ये सही हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक सही हो जाएगा। बाजरा सूखा और कम पानी में उगाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है।
यानी उपयुक्त यानी उपयोग करने वाली फसल है। गेहूं और गन्ना ज़्यादा पानी की आवश्यकता रखते हैं, ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा, इसलिए ये सूखा और कम पानी वाले क्षेत्रों में कम उपयुक्त होते हैं, ठीक है। अब बाजरा के बारे में जानते हैं। बाजरा एक सूखा प्रतिरोधी फसल है जो कम पानी में भी अच्छे से उग जा सकती है। यह खासकर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ बारिश कम होती है और जलवायु गर्म होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले भारत में कौन सा उद्योग सबसे बड़ा था? तो सूती कपड़ा का जो उद्योग है, आज़ादी से पहले सबसे बड़ा ये उद्योग था, ठीक है। कुछ औद्योगिक क्षेत्र से बातें हम समझते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र में सूती वस्त्र और जूट उद्योग जो था उसका बहुत प्रभुत्व रहा, ठीक है, भूमिका रही। सूती कपड़ा उद्योग उस समय पर भारत का सबसे बड़ा उपयोगी था, जो देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता था। ज़ाहिर-सी बात है, अगर उस समय सबसे बड़ा भूमिका इसकी थी तो जीडीपी में भूमिका इसकी भी होगी, ओके। जूट उद्योग भी औद्योगिक क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी था, खासकर भारत के पूर्वी हिस्सों में, ठीक है, खासकर पूर्वी हिस्सों में। स्वतंत्रता के समय चीनी और तेल जैसे अन्य औद्योगिक सूती वस्त्र और जूट इतने जितने प्रमुख नहीं थे, ठीक है, जितने कि ये थे। स्वतंत्रता के समय, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के समय भारत के लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या में कृषि पर निर्भर थी। तो 75% स्वतंत्रता के समय जो हमारी वृद्धि थी, जनसंख्या थी, वो 75% कृषि पर निर्भर थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। इसलिए कृषि को रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसमें अधिकांश ग्रामीण आबादी खेती या संबंधित कृषि गतिविधियों में लगी हुई थी। भारत में अधिकांश कृषि पद्धतियों की निर्वाह खेती का विशेषता थी, जहां किसान मुख्य रूप से अपने परिवार और स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलें उगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 91, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है, ठीक है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल छोटा है और 13 मई 2025 को 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक पहुंचने पर समाप्त होगा, ये भी ध्यान रखना होगा। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने दिल्ली की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए अगला क्वेश्चन, 1857 पर लिखी गई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो है आंसर नहीं मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो आंसर होना चाहिए विनायक दामोदर सावरकर। आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, क्योंकि हमें जो है इसका ऑप्शन मालूम नहीं था क्या क्या था, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। भारतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत लागू हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू हुई थी। इस अधिनियम ने प्रांतों में स्वायत्त शासन की शुरुआत की थी। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया। इस अधिनियम ने प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। इस अधिनियम ने प्रांतों में वैध शासन की शुरुआत की। इस अधिनियम ने प्रांतों को अलग कानून पहचान दी, ठीक है, एक अलग कानूनी पहचान दी। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? अशोक। इसका सही आंसर अशोक हो जाएगा। देखिए बिंदुसार के पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सबसे महान सम्राट था। तो आप लोग जानते होंगे कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, उसके बाद बिंदुसार आए और उसके बाद अशोक आया। ये तीसरा जो ऐसा शासक था जो मौर्य वंश के राजगद्दी पर बैठा था। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था जिसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और इसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने उन्हें युद्ध और हिंसा के निर्भरता का एहसास हुआ और उन्हें बौद्ध धर्म अपना ली, जैसा कि मैंने कहा था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ये आप लोग को याद रखना है, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ दे, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और तब जाकर शुंग वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। बृहद्रथ की सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था और इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और अपना वंश एक बनाया जो कि शुंग वंश कहलाया। अगले हम ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2024 के अनुसार SLR कितना है? 18%। साल 2024 में भी भारत का वैधानिक तरलता जो है अनुपात 18% था। यह दर दिसंबर 2021 से स्थिर है। इसका मतलब है कि बैंक को हर 100 साल
100 रुपये की जमा राशि पर कम से कम 18 रुपये तरल संपत्ति बनाए रखने होती है। ओके। SLR वह न्यूनतम अनुपात होता है जिसमें बैंक अपनी कुल देनदारियों का हिस्सा सरकार द्वारा सभी संपत्तियों में रखना होता है। यह बैंक को द्वितीय स्थिति बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही सरकार का भी पूंजी जुटाने में सहायक मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बंधन बैंक महिलाओं के लिए एक जीवन बीमा योजना प्रदान करता है जिसमें मृत्यु लाभ मिलता है। उनकी मृत्यु हो जाती है तो बैंक द्वारा उसकी नॉमिनी को कितनी राशि को भुगतान किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख तक। तो बंधन बैंक महिलाओं के लिए एक जीवन बीमा योजना प्रदान करता है जिसमें मृत्यु लाभ मिलता है। इस योजना के तहत कोई भी महिला इस बीमा योजना में शामिल है, ठीक है, और उनकी मृत्यु हो जाती है तो बैंक द्वारा उसकी नॉमिनी को 2 लाख तक भुगतान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 में क्या है? आंसर देखते हैं। राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 के मुताबिक राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करना होगा। इसके लिए राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुरक्षित करेगा, साथ ही आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करेगा। अगला क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति से, ठीक है, क्या तात्पर्य? कुछ ऐसे करके प्रश्न था, तो जानते हैं। इसके तहत आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत हुई थी। 1991 में नई आर्थिक नीति, देखिए ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसके लिए जो आंसर्स दिए गए हैं हमें छात्रों के द्वारा वो यही था, ठीक है। तो 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत हुई थी। इस नीति के जरिए भारत में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी बढ़ाई और गरीबी कम करने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पुडुचेरी से संबंधित है? तो आपका और 4 ऑप्शन थे, उनमें से ये सही था, अरविंद घोष। हालांकि उनका जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन उन्होंने पुडुचेरी, जो पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, में अपनी जिंदगी महत्वपूर्ण हिस्से का समय बिताया। पुडुचेरी में रहते हुए उन्होंने अपना आत्मज्ञान की साधन की और भारतीय दर्शन तथा योग के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण खोजा और शिक्षाओं का योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये आप लोगों को 2 ध्यान देना। ये क्वेश्चन, ये वाला जो सेकंड जो है वो पूछ चुका है, ठीक है, ये वाला पूछ चुका है प्रश्न, शायद 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में ये वाला प्रश्न पूछा था। भारत की पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर आधारित है। सोवियत संघ की में पहली पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन ने साल 1928 में लागू की थी। भारत ने आज़ादी के बाद साल 1991 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदुस्तान रिपब्लिक, एक मिनट, एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने किया था? तो आपका सही आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया, ठीक है। अब इसके बारे में HRA के बारे में जानते हैं हम लोग। तो HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल को संगठित करने के लिए और सशस्त्र क्रांति के साथ औपनिवेशिक सरकार का उखाड़ फेंकने के लिए नाम दिया गया और इसके स्थान पर भारत के संयुक्त राज्य संघीय गणराज्य की स्थापना की गई, जिसका मूल सिद्धांत वयस्क मताधिकार होगा। अगली प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है राज्यपाल करता है, इसके पास जो है राइट्स हैं। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वही केंद्र में, ठीक है, यहाँ छूट गया, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं। शासित प्रदेश दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए ये सब पॉइंट सब इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है। मुख्यमंत्री आमतौर पर मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। अब आते हैं अधिनियम से, जो है देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अधिनियम से 5 क्वेश्चन, जितने भी अधिनियम है इंपॉर्टेंट उसका क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा। 2030 में आने वाली अरुंधति राय की पहली आत्मकथा का थीम क्या है? देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा है।
आधिकारिक रूप से ये घोषित नहीं किया गया है, ठीक है, आधिकारिक रूप से ये ऑफिशियली से घोषित नहीं किया गया है। 2030 में आने वाली अरुंधति राय की पहली आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी का थीम अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक ऐसी घोषणा नहीं की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें, वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये 3 मार्च के एथी से नवाचार से पूछा है, वैश्विक नवाचार से, ठीक है। तो आप आंसर से देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है। केंद्र यह देशों को उनकी नवाचार क्षमताओं और प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा तकनीक प्रगति के माध्यम से सामाजिक आर्थिक प्रभाव पैदा करने की क्षमता आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, गाँवों में अच्छे बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ प्रश्न करके था, पूरा प्रश्न ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। विश्वसनीय जल आपूर्ति, उचित स्वच्छता सुविधाएं, सुलभ सड़कें, गुणवत्ता वाले स्वच्छ देखभाल केंद्र, अच्छी तरह के सुसज्जित स्कूल, बिजली ग्रिड, सिंचाई प्रणाली और समुदाय स्थान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि इनकम्प्लीट प्रश्न है। नए राज्य का निर्माण यानी स्टेट फॉर्मेशन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। अब अनुच्छेद 3 के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यह अनुच्छेद भारतीय संसद को किसी भी राज्य से भूभाग को अलग करने या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सा को एक करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 भारत में नए राज्यों का गठन से जुड़े प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 2, 3, 4 में निहित है, ठीक है। 26 अरब सागर के साथ तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य अरब सागर के साथ स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम भारत के राज्य और कर्नाटक के कई शहर और समुद्र तट पर अरब सागर के किनारे बसे हैं। प्रमुख देशों के नाम जो अरब सागर के पास स्थित है जान लेते हैं हम लोग। पहला जो है भारत, पाकिस्तान, ओमान, यमन, संयुक्त राज्य अमीरात है। 27 खमीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट इज, तो देखिए इसका नाम सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिया है। ओके, खमीर का वैज्ञानिक नाम सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिया है। इसे ब्रेवा ईस्ट या बेकर ईस्ट भी कहा जाता है। यह एकल कोशिका वाला कवक सूक्ष्मजीव है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजनाएं हैं? तो मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, ये सारे क्या हैं? ये योजनाएं हैं जो ग्रामीण के विकास के लिए हैं। आपके ऑप्शंस कौन से हैं इनमें से आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा थार में मरु पाया जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं थार मरुस्थल में मुख्य रूप से मरु मृदा पाई जाती है। यह शुष्क और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में बनती है। थार मरुस्थल में वत्तोड़ पवन द्वारा एकत्रित रेत पाई जाती है। यह रेत पिछले 1.8 मिलियन वर्षों में जमा हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा से जुड़े प्रावधान किस अधिनियम के तहत आते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा में जुड़े प्रावधान संविधान के संशोधन और संघ राज्य के शासन अधिनियम 1963 के तहत आते हैं। ठीक है, संविधान यानी 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भाग सी और भाग डी के राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के श्रेणी में जोड़ दिया गया था। संविधान 119वें संशोधन, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, यानी बिल 2024 के तहत केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान है। 31 प्रश्न देखते हैं। विनोबा भावे भूदान आंदोलन कब किसने शुरू किया था? ऐसा कुछ प्रश्न था, तो आपका सही आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे 1951 में। ठीक है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट आपको कह दिया जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची क्या है, उसमें क्या प्रावधान है, यही पूछ रहा है। तो दल बदल के आधार पर अयोग्य के संबंध में प्रावधान है। हाल ही में विधायक अयोग्य कार्यवाही पर गोवा विधानसभा अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस के संबंध में हाल ही में 10वीं अनुसूची समाचार में है। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151 में क्या है? देखिए अनुच्छेद से कितना पूछ रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आप लोग करके एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, अगर आपको आने वाले दिनों में एग्जाम है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में लेखा परीक्षा रिपोर्ट से जुड़ी बातें बताई गई हैं। इस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रण लेखा परीक्षक का रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को दी जाती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर फिर ये रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभा में रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद लोक कल्याणकारी राज्य से जुड़े हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 से 39। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो आपका सही आंसर होगा स्वायत्त निकाय। ये इतना इंपोर्टेंट नहीं। करवती किसका द्वीप है? जो करवती द्वीप है उसकी तो एक लक्षद्वीप का हिस्सा है।
करवती द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का मुख्यालय है। यह द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है। 38 नंबर, दिवाली के 10 दिन बाद जैन धर्म में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा पौष दशमी। ऐसा ही कुछ करके प्रश्न 3 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है। 39, चिन्हट का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो आपका सही ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच। ओके। चिन्हट की लड़ाई 30 जून 1857 की ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोह के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई अवध के इस्माइलगंज में हुई थी। इस लड़ाई में विद्रोहियों की जीत हुई थी। ठीक है। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? आपका सही आंसर जो हो जाए रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर। भारत की पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 के बीच चला था, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर आधारित था। इस योजना के कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भर पर भी ध्यान दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब किसके गुरु हैं? गुरु ग्रंथ साहब किसके गुरु थे? तो आपका सही आंसर सीखोगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम और जीवित गुरु माना जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने साल 1708 में अपनी मौत से पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनके बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब आखिरी गुरु होंगे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आपका सही आंसर देगा 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली भारत मंडप में। ठीक है। तो दोस्त, यहाँ से प्रश्न खत्म होता है। हमें इतने ही प्रश्न मिले थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।